हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अंजू शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट रैपिड रिवीजन जो सब स्टूडेंट्स को चाहिए, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की रिवीजन जो है वो हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम सेंसरी सिस्टम रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो होगी उसमें हम पूरा मोटर सिस्टम और हायर सिस्टम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको हाफ सिलेबस अप्रोक्स नर्वस सिस्टम का हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर सिस्टम या फिर मोटर सिस्टम से पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन इससे भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेंसरी सिस्टम जो है हम देखेंगे न्यूरॉन, नर्व एक्शन पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। 100% आता है ये क्वेश्चन। साइनेप्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ईपीएसपी, आईपीएसपी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है, और असेंडिंग ट्रैक्स। तीन टाइप के असेंडिंग ट्रैक्स हम देखेंगे, डोर्सल ट्रैक, एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोसेरिबेलर। और इनको हम याद कैसे करें वो भी देखेंगे। ठीक है, साइनेप्टिक इनहिबिशन और न्यूरोट्रांसमीटर। बस इस वीडियो में हम सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स नहीं करेंगे, मोटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कॉर्टेक्स को। ठीक है, एज सेरिब्रम, पेन और रेफर्ड पेन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि वीडियोस और चाहिए आप लोगों को, बिकॉज दिस इज वन वे कम्युनिकेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो जो वैल्यू करता है मेरे लिए वो है आपके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन ओनली, राइट। सो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको नर्वस सिस्टम नहीं आता तो भी आप ये रिवाइज कर सकते हैं कंप्लीट नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली रैपिडली हम देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट में। ओके, नर्वस सिस्टम बेसिकली सीएनएस और पीएनएस डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है मोटर और सेंसरी पार्ट। मोटर पार्ट में अगर हम देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक में हम बातें करेंगे। ऑटोनॉमिक में पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता है। एंटेरिक मतलब सारी नर्व सप्लाई, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई टू जीआईटी ओनली, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हमारा कंप्लीट विसराज को इनोवेट करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं और 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ठीक है, इसमें 8 पेयर सर्वाइकल नर्व, 12 पेयर थोरेसिक नर्व, 5 पेयर लंबर, 5 पेयर सैक्रल एंड 1 पेयर कोक्सियल। ऑन द अदर हैंड 12 जो क्रेनियल नर्व होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है नर्वस सिस्टम, बेसिकली ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली हम ये वर्ड्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो सेरिब्रम ये है मिड ब्रेन, ये है पोन्स, ये है मेडुला और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी की जो सेकंड नेम है वो भी मैं पता होना चाहिए। सेरिब्रम को बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। उसकी अगर डिवीजन देखें तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स, उसे बोलते हैं टेलेंसेफ्लॉन। सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डायेंसेफ्लॉन। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डायेंसेफ्लॉन में आते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसेफ्लॉन और बचे हुए दोनों पोन्स मेडुला को बोलते हैं हम रोमेनसेफ्लॉन। इसी के अंदर सेरिबेलम भी आता है। ठीक है, तो ये नाम भी हमें पता होने चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऑब्वियसली इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो ये हमारी सेल बॉडी है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम है, जो कि ये माइलिन शीथ है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है और जो बीच में स्पेस है वो नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं उसको। ठीक है, लास्ट में एक्सोन टर्मिनल है जिसमें साइनेप्टिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये जाके आगे साइनेप्स कर रहे होते हैं। सेल बॉडी के पास जो एफरेंट एंडिंग्स दिख रही हैं आपको वो होते हैं डेंड्राइट्स। ये होते हैं पार्ट जो कि साइनेप्स कर रहे होते हैं दूसरे एक्सोन के एंडिंग पॉइंट यानी साइनेप्टिक नोब्स के साथ। ठीक है, टाइप्स की बात करें न्यूरॉन्स के, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड होते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। इसमें माइलिन अगर है, एक तो चीज हो गई माइलिन अगर है तो ये हमने जो स्ट्रक्चर देखा वो माइलिनेटेड का है। तो ये माइलिन शीथ अगर नहीं होती है तो वो अनमाइलिनेटेड हो गया। अब इसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है, इसमें जो है कंडक्शन इंपल्स जो है वो हमारा सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। ठीक है, इस एरिया को ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वो जंप करके, और फास्ट कंडक्शन होता है बहुत ज्यादा। अनमाइलिनेटेड में ऐसा नहीं होता।
इसके अलावा न्यूरॉन्स जो हैं वो मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग भी दे कैन बी डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स। पहला यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है, तो यूनिपोलर हो गया, एक सेल बॉडी है और एक्सॉन टर्मिनल है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यूनिपोलर। बाइपोलर जिसमें इम्पल्स दोनों तरफ जा सके, बाइपोलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर जो हमारे डीआरजी न्यूरॉन्स होते हैं, जो हम सेंसरी पाथवे में पढ़ते हैं, वो होते हैं कि इट रिजेंबल बाइपोलर बट ये यूनिपोलर ही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ही तरफ है, तो इसे बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर जिसमें डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो मल्टीपल साइड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सके, तो ये हो गए टाइप बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ओके, तो जब कोई साइनेप्टिक नोब यहाँ पे साइनेप्स करती है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आती है इनसाइड, ठीक है, उसे ईपीएसपीज बोलते हैं। यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट में डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन। अब हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो न्यूरॉन का, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्शन पोटेंशियल जो है अगेन ऑन स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी मोडालिटी, हमारी टच, पेन, प्रेशर, जो बाहर हमारे नाव एंडिंग्स के ऊपर कोई भी जो भी मोडालिटी स्पेसिफिक होगा उसके अकॉर्डिंग वो डील करेगा। तो अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल स्ट्रेच है, तो आपने टच किया तो स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल ओपन हो गए, सोडियम इनफ्लक्स हो गया, उसकी वजह से ईपीएसपी जनरेट हुई, ठीक है। और ईपीएसपी अगर थ्रेशोल्ड को टच हो जाती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एक पोटेंशियल पे फिर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और रिपोलराइजेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट डिपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ सोडियम इनफ्लक्स और रिपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। और पोटेशियम इफ्लक्स कंटिन्यू रहेगा कुछ पोटेशियम लीकी चैनल की वजह से, तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी एंड अल्टीमेटली एट लास्ट आरएमपी इज अचीव्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ठीक है। तो ये बेसिक एक्शन पोटेंशियल है, वही जो हमेशा होती है हर एक में, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल पे सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ अगर आपको डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो में हम इस तरीके से बात करेंगे कि आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जांपल माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड हमने अभी डिस्कस किया, तो एग्जाम में अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो दोनों को ड्रॉ कर दो फटाफट से, ऐसा कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं चाहिए, यहाँ पे मेडल नहीं चाहिए हमें, तो बेसिक डिफरेंस दिखाना है, माइलिन यहाँ पे एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। ये लार्ज डायमीटर होते हैं, ये स्मॉल डायमीटर होते हैं, यहाँ सेक्वेंशियल रैप करके माइलिन बनाता है, यहाँ पे नहीं होता। तो माइलिन की वजह से यहाँ सोल्डेटरी कंडक्शन हो रहा होता है और यहाँ पे कंडक्शन स्लो होता है क्योंकि सोल्डेटरी नहीं होता, तो पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डेंसिटी सोडियम चैनल्स की हाई होती है, इसमें कम होती है। और एग्जांपल्स ये होते कहाँ हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स, ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बताना है अच्छे से कि एक एर्लैंगर गैसर क्लासिफिकेशन होती है, एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होती है। एर्लैंगर गैसर जो क्लासिफिकेशन है वो है ABC वाली, ठीक है। तो A अल्फा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली कंडक्शन और डायमीटर जो है वो हम कंपेयर करते हैं और लोकेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। तो A अल्फा फाइबर, अल्फा मोटर न्यूरॉन सबने सुना होगा, तो मसल का जो है अल्फा फाइबर, अल्फा मोटर न्यूरॉन, तो मसल के इफरेंट होते हैं, ये कंडक्शन इसका फास्ट होता है और डायमीटर भी ज्यादा होता है। बीटा फाइबर जो हैं हमारे क्या होते हैं, अब ए अल्फा, बीटा, ए डेल्टा, सी फाइबर्स, इस तरीके से कंडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बस आपको प्लेस एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ए बीटा फाइबर्स मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। ए डेल्टा फाइबर हमें पता है पेन के लिए यूज होते हैं और सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, वो भी पेन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, नोसिसेप्टर। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सेम चीज होती है, बट 1A अगर आपको याद हो तो मसल का एफरेंट नर्व्स होती हैं 1A और 2 फाइबर, ये दोनों मसल स्पिंडल में एफरेंट होती हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए अगर आपने पढ़ा हो तो। और 1B होता है GTO, गोल्जी टेंडन ऑर्गन में जो हमारा एफरेंट होता है, तो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए जो सेंसरी रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो मसल स्पिंडल में 1A और 2 और 1B जो है टेंडन में, ठीक है। 3 फाइबर्स जो होते हैं वो ए डेल्टा फाइबर जैसे होते हैं, नोसिसेप्टर फाइबर्स, एंड 4 आल्सो नोसिसेप्टर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अब सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो रिसेप्टर जो किसी भी मोडालिटी को सेंस करके और उसे ट्रांसडक्शन कर सके इनटू एक्शन पोटेंशियल, है ना, वही होता है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ये रिसेप्टर्स, राइट। तो रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड टू सेंस द स्टिमुलस एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन नर्व।
ओके अब इसकी डिवीजन कैसे होती है बेस्ड ऑन मोडालिटी, अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल कंपोजिशन सेंस कर सकते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन ये सब सेंस कर सकते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जो टेंडन से हमारी जॉइंट पोजिशन सेंस कर सकते हैं, बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर सेंस कर सकते हैं, बेसिकली स्ट्रेच सेंसिटिव बट इंटरनल, राइट। तो टेक्टाइल रिसेप्टर एक कैटेगरी बना सकते हैं, नहीं तो ये मैकेनिकल रिसेप्टर भी चलेगा, ठीक है, सेम चीज। बट एक डिवीजन और हम पढ़ रहे होते हैं रिसेप्टर्स में, विच आर मैकेनिकल रिसेप्टर डिवीजन, ठीक है। इसमें हमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये होती है मर्कल्स डिस्क, ये होता है मैशनर कॉर्पसल्स, ठीक है, ये पैसिनियन कॉर्पसल्स, ये रुफिनीज एंड ऑर्गन, ठीक है। अगर हम ध्यान से इस डिवीजन को देखें तो ये तो सरफेस पे हो गई, तो मैशनल कॉर्पसल सॉफ्ट टच वगैरह के लिए होगा, जो जितना ऊपर होगा वो उतना सॉफ्ट जो है मोडालिटी उसके लिए होगा, और डीप जितना होगा जैसे पैसिनियन कॉर्पसल तो डीप टच और क्रूड टच हो गया, डीप प्रेशर हो गया, उसके लिए हमारा पैसिनियन होगा, है ना, और फ्री नाउ एंडिंग। तो मर्कल डिस्क टाइप 1 फाइबर्स फास्ट एडेप्टिंग फाइबर्स होते हैं, प्रेशर, टेक्सचर और स्लो वाइब्रेशन के लिए होते हैं, प्रेशर यहाँ लाइट प्रेशर। रुफिनीज एंड ऑर्गन्स जो है टाइप 2 फाइबर, दे आर स्लो एडेप्टिंग, लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होता है इनका, स्ट्रेच के लिए होते हैं या पेन के लिए होते हैं, फ्री नाउ एंडिक्स। मैशनर कॉर्पसल्स जो है वो ये फास्ट एडेप्टिंग फाइबर्स होते हैं, ये सॉफ्ट टच और प्रेशर के लिए होते हैं। पैसिनियन कॉर्पसल जो सबसे नीचे है वो बेसिकली हमारा क्रूड टच के लिए होता है, ठीक है, और फास्ट एडेप्टिंग होता है। क्लासिफिकेशन कुछ और भी हैं, जैसे कहाँ से सेंस कर सकता है, लोकेशन अगर हम देखें रिसेप्टर की तो कुछ रिसेप्टर होते हैं जो अंदर होते हैं, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और जॉइंट के लिए, है ना, ये होते हैं हमारे इंटरो रिसेप्टर। एक्सटीरियो रिसेप्टर स्किन में जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, और टेली रिसेप्टर जो दूर से सिग्नल लेते हैं, लाइक विजन, स्मेल, डिस्टेंस से लेते हैं ना। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि हम कॉन्शियस हैं या नहीं उनके लिए, अनकॉन्शियस होते हैं, जैसे अंदर बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, हमें थोड़ी ना पता चलता है इन्होंने कब सेंस किया, राइट। और कुछ होते हैं कि हमें दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हियरिंग, विजन, तो इसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं, राइट। टच, प्रेशर, बेस्ड ऑन एडेप्टेशन, ये वाली क्लासिफिकेशन तो आपको आनी ही चाहिए, स्लो एडेप्टिंग और फास्ट एडेप्टिंग, ठीक है। स्लो एडेप्टिंग बेसिकली जब भी कोई स्टिमुलेशन दिया गया उस स्टिमुलेशन के टाइम अगर कोई फायरिंग करके नर्व और फिर सेटल हो गई, इसका मतलब उसने एडेप्ट कर लिया, तो यानी वो फास्ट एडेप्टिंग हो गई। और कुछ है जो फायरिंग होती रही कॉन्टिन्यूसली जब तक स्टिमुलस रहा, तो वो उन्होंने एडेप्ट नहीं किया, तो स्लो एडेप्ट हो गई। अब आप खुद सोचो कि इनमें क्या क्या होना चाहिए। स्लो एडेप्ट किस में होनी चाहिए, मान लो आपको कोई चीज हार्म कर रही है, अब वो क्या एडेप्ट हो जानी चाहिए, एडेप्ट हो गई तो आप हार्मफुल चीज जो है वो आपको हार्म करती रहेगी, तो वो एडेप्ट नहीं होनी चाहिए। यानी जो नॉक्सिस स्टिमुलस हैं जैसे पेन, टेम्परेचर, ठीक है, ये एडेप्टिंग नहीं होने चाहिए, तो ये स्लो एडेप्टिंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड टच, प्रेशर, आपने कोई कपड़े पहने, अब पूरा दिन वो इरिटेट करते रहेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा, तो फास्ट एडेप्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल सेंसेशन मोस्टली फास्ट एडेप्टिंग होती है, और जो नॉक्सिस होती है वो स्लो एडेप्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर 80% पूछा जाता है। ओके, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म किया, तो आप देख लो कि मैंने कैसे लिख रखा है, ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। सो फर्स्ट इज वेबर-फेचनर लॉ। वेबर-फेचनर लॉ क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिमुलस स्ट्रेंथ। मान लो आप ये एक फिंगर है और इस पे आप टच कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितना जोर से टच करोगे उतना ही ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, ठीक है। बस यही बात बता रहा है वेबर-फेचनर लॉ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हायर द स्टिमुलस इंटेंसिटी मोर इज द मोडालिटी परसीव्ड, है ना, जितना एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना फ्रीक्वेंट होगा, उतना ही ज्यादा परसीव करेगा हमारा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, राइट। तो वेबर-फेचनर लॉ बहुत ही सिंपल चीज है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस। लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस क्या बोलता है कि एवरी रिसेप्टर हैव कैपेबिलिटी टू सेंस वन स्पेसिफिक मोडालिटी। जैसे रोड कौन है वो टच के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, ऐसा नहीं है वो टच सेंस नहीं कर सकते, ठीक है, वो टच के लिए नहीं, वो लाइट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए वो जो लाइट है वो बहुत कम थ्रेशोल्ड पे वो लाइट को सेंस कर सकते हैं, राइट। वो टच को भी सेंस कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड पे।
ऐसे ही अगर टच रिसेप्टर की बात करें तो टच रिसेप्टर जो है वो बहुत कम थ्रेशोल्ड में टच को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस, मतलब हर रिसेप्टर की एक स्पेसिफिक मोडालिटी होती है, वो उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड पे सेंस कर सकता है, दैट्स इट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एडेप्टेशन, ये अभी अभी हमने किया है। बेसिकली उस रिसेप्टर की फायरिंग पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से वाला एडेप्टिंग है, स्लो एडेप्टिंग या फिर फास्ट एडेप्टिंग। तो जो टॉनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो टॉनिक रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब जितनी देर स्टिमुलस रहेगा वो उतनी देर फायरिंग करते रहेंगे, तो वो होगा टॉनिक रिस्पॉन्स, ठीक है। फेजिक रिस्पॉन्स हो गया कि रिस्पॉन्स दिया और फिर सेटल हो गई, मतलब ये फास्ट एडेप्टिंग हो गई, ये अडेप्ट हो गए है ना सिचुएशन पे। स्टिमुलस तो अब भी चल रहा है लेकिन ये सेटल हो गए हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं फेजिक, मतलब एक बार फायरिंग हुई फिर सेटल हो गए, राइट। तो इसे बोलते हैं फेजिक रिस्पॉन्स, ओके, जिसमें वेव बन जाए। और टोनिक मतलब सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, काइंड ऑफ सस्टेन फायरिंग, ठीक है। तो जो ये हमारे होंगे ये स्लो एडेप्टिंग होंगे, और अभी अभी हमने देख ही लिया कि स्लो एडेप्टिंग कौन से होंगे, जो नॉक्सिस होंगे, राइट। ओके, तो ये है हमारा लॉ ऑफ एडेप्टेशन। अब नेक्स्ट लॉ आता है म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्पेसिफिक नर्व एनर्जी यानी उस नर्व के थ्रू कौन सी एनर्जी जा रही है, यानी कौन सी मोडालिटी के लिए वो पाथवे है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सी एनर्जी जा रही है, बेसिकली उस पूरे पाथवे के थ्रू कौन सा मोडालिटी ट्रेवल हो रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। टच पाथवे व्हेन स्टिमुलेटेड एट एनी प्लेस अलोंग द पाथवे, पूरा पाथवे है टच का, कहीं भी अगर आप उसे स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, सेम मोडालिटी और सेंसेशन, मतलब अगर टच का है तो सिर्फ टच ही फील होगा, उसमें कहीं भी आप स्टिमुलेट करो, इवन इफ रिसेप्टर इज कट, ठीक है। रिसेप्टर नहीं होगा तो भी टच ही फील होगा। अब ये मत बोलना कि ये फैंटम लिम्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं, मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ कि आप कहीं भी स्टिमुलेट करेंगे मोडालिटी फील होगी। फैंटम लिम्ब जो है वो ये नहीं बताता कि टच फील होगा, फैंटम लिम्ब ये बताता कि टच कहाँ फील होगा। लोकलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट आप देखो कि ये जो हमारा रिसेप्टर प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि वो जो पाथवे है वो कौन से एरिया ऑफ ब्रेन में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी फील होगी, ठीक है। इवन इफ रिसेप्टर इज कट तो सेम एनर्जी फील होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि कॉर्टिकल कौन सा एरिया है, अगर वो टच के लिए वो एरिया है और वो पाथवे वहां जा रहा है तो टच ही फील होगा, समझ में आए। तो यहाँ हम स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लॉ ऑफ प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे। ये क्या है, अब देखो जैसे ये टच किया और ये टच पाथवे ने जाके यहाँ पे परसीव किया हमने टच, ठीक है। अब इसी पाथवे से साइंटिस्ट ने एक और लॉ निकाला, तो अल्टीमेटली यहाँ कहीं भी आप स्टिमुलेट करेंगे अगर टच फील हो रहा है तो ये हो गया म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि इसी पाथवे के अलोंग अगर कहीं भी स्टिमुलेट करो आपको टच फिंगर पे ही फील होगा, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि अलोंग द पाथवे कहीं भी आप स्टिमुलेट करेंगे तो कॉर्टेक्स क्या फील करेगा कि ये यहाँ टच किया गया है, इवन इफ आप हैंड को कट कर दो तो भी कॉर्टेक्स को फील होगा कि ये फिंगर पे ही टच हुआ है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू पढ़ा है जो हमने। तो क्या कहता है ये, wherever the pathway is stimulated that modality on that receptor level will be felt, मतलब फिंगर पे ही फील होगी, even if you remove that receptor, उस रिसेप्टर को हम निकाल दें तो भी हमें वही फील होगा। तो टच ऑन फिंगर विल बी फेल्ट इवन इफ यू कट फिंगर। तो ये होता है हमारा फैंटम लिम्ब। अगर आप लिम्ब को कट कर देंगे, ठीक है, और उस पाथवे को आप स्टिमुलेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल पैर की फिंगर पे अगर हम स्टिमुलस देना है, वो पाथवे है ये, ठीक है, तो हमें जो फैंटम लिम्ब वाला पेशेंट है, एम्पुटेटेड है, वो उसको फील यही होगा कि उसकी फिंगर पे ही टच हो रहा है। लास्ट इज लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या लिखना है हमें कि सेंस, ये होता क्या है बेसिकली, कई बार हम इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं ना, लाउड नॉइज स्लो नॉइज में पता चल जाता है हमें, डिफरेंट स्मेल्स के फ्रेग्रेंस के जो इंटेंसिटी है उसमें पता चल जाता है ना। तो वो कैसे हो पाता है कि सेंसेशन स्ट्रेंथ कैन बी परसीव्ड एंड वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ये किस पे डिपेंड करता है कि एक तो वेबर फेचनर लॉ, मतलब स्टिमुलस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये तो है ही सबसे पहले जो हमें लिखना चाहिए
कि स्टिमुलस स्ट्रेंथ कितनी है, राइट, एक नंबर ऑफ रिसेप्टर कितने हैं और वो कितने ओवरलैपिंग है, कितने स्पेसिफिक हैं, है ना, और रिक्रूटमेंट ऑफ नर्व फाइबर कितनी रिक्रूटेड है जब वो स्टिमुलस आया, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ फाइबर, मोर रिसेप्टर्स प्रेजेंट, they can lead to more action potential and high number of sensory unit activated, बोलते हैं ना रिक्रूटमेंट ऑफ सेंसरी यूनिट, तो जितनी सेंसरी यूनिट एक्टिवेट होंगी, रिक्रूट होंगी, उतना ही ज्यादा हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स भी आपको पता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनेप्स क्या होता है? नथिंग बट जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। साइनेप्स ही होता है जिसकी वजह से इंपल्स ट्रांसमिट हो पाता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, मतलब साइनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन किस टाइप का हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है। केमिकल होता है जो मोस्टली प्रेजेंट होता है सीएनएस में, जहां एक तो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, स्पेस होता है बीच में, और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके दूसरे पे एक्ट करते हैं न्यूरॉन पे, और जो है एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जो है वो ट्रेवल होता है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है? जिसमें कम्युनिकेशन जो है कॉन्टिन्यूस होता है, दोनों के बीच गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू बीच में से हमारे आयंस जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो प्रोवाइड एक्सचेंज ऑफ आयन, पैसेज प्रोवाइड करता है बेसिकली, ये क्लोजर होता है, इसमें स्पेस भी बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, एक तो क्लासिफिकेशन हो गई ये कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक हो गई बेस्ड ऑन टर्मिनेशन, मतलब साइनेप्स किसके बीच है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो एक्सोन एक्सोन के बीच अगर साइनेप्स है, जैसे ये एक्सोन है, ये एक्सोन पे टर्मिनेट हो रहा है तो एक्सो एक्सोनल साइनेप्स हो गया ये, है ना। अगर एक्सोन डेंड्राइट पे साइनेप्स करेगा तो एक्सोडेंड्रिटिक साइनेप्स हो गया। एक्सोन अगर सेल बॉडी के ऊपर साइनेप्स करेगा तो एक्सोसोमैटिक साइनेप्स, सोमा मतलब सेल बॉडी, राइट। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं साइनेप्स को। अब फटाफट से देख लेते हैं साइनेप्स। अब जैसे एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है जो कि साइनेप्स कर रहा है दूसरे डेंड्राइट के ऊपर, ठीक है। ओके, अब इसको ही हम जस्ट जूम्ड व्यू करके देखते हैं कि साइनेप्स होता क्या है। अब साइनेप्स अगर पूछा जाता है, मान लो बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा गया साइनेप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? एक साइनेप्स दिखाएंगे जिसके अंदर कैल्शियम चैनल दिखाएंगे, वेसिकल्स दिखाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देना, ठीक है, वेसिकल्स जो है वो ट्रांसमिट होकर एक्सोसाइटोसिस हो रही है तो स्पेस है। बेसिक साइनेप्स में ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसमिशन का पार्ट है, ठीक है। तो एक सिंपल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल दिखाएंगे, फिर एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल दिखाएंगे, उस पर रिसेप्टर्स दिखाएंगे, बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ओके, तो ये होगी हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बस इतना सा ड्रॉ करके आपको और बताना है इन तीन चीजों को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिक साइनेप्स होता है ये। अब लेकिन टर्म आपको ट्रांसमिशन आना चाहिए। बेसिक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या होता है बेसिकली? तो जब कोई भी इंपल्स आएगी, ठीक है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में इंपल्स आई, अब इंपल्स आई तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम अंदर आ गया, है ना, कैल्शियम इनफ्लक्स हो गया। अब कैल्शियम की वजह से देयर इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो वेसिकल बन रहे थे वो वेसिकल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके और रिलीज हो जाएंगे, जो कि एक्सोसाइटोसिस होता है। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स एंड रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। तो अगर या तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, एक्साइटेटरी मतलब वो जाके आगे डीपोलराइजेशन कराएगा, इसका मतलब है कि वो एक्साइटेटरी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर वो रीपोलराइजेशन कराता है, डीपोलराइजेशन ना करा के, तो वो हो गया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो फायरिंग हो जाएगी न्यूरॉन की, और इनहिबिटरी रिलीज हुआ तो फायरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब ये वाला जो प्रोसेस है कि एक्सोसाइटोसिस क्यों होता है, ये आप मेरी वीडियो विजिट कर सकते हैं, जो हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ते हैं ना, सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पे। एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है वो सेम होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, क्योंकि वहां भी नर्व से ही एक्सोसाइटोसिस हो रखा है होता है ना। बट यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि साइनेप्स जो है एक न्यूरॉन के ऊपर ही कर रहा है, एक मसल के ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो आप वीडियो विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, फॉर डिटेल्स। ओके, अब ईपीएसपी और आईपीएसपी सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, तो आप कैसे करेंगे?
तो ईपीएसपी होता है एक्साइटेडली पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे उस पोटेंशियल की बात हो रही है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात हो रही है, मतलब वो डिपोलराइज हुआ या रिपोलराइज हुआ, उसके बेस्ड ऑन दैट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ईपीएसपी जो होता है एक्साइटेडली पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कैटायनिक इन्फ्लक्स करा रहा है ना, जिसे बोलते हैं हम डिपोलराइजेशन। बट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है ये माइंडेड। मतलब क्या है कि अगर एक ग्राफ हम ड्रॉ करें तो वो कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, उसे हम बोलेंगे ईपीएसपी। कोई जरूरी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड को टच करे। अल्टीमेटली ईपीएसपी की अगर इंटेंसिटी बढ़ती जाए तो एक टाइम आएगा वो थ्रेशोल्ड को टच करेगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ईपीएसपी जनरेट कर सकते हैं बट कोई जरूरी नहीं है कि ईपीएसपी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। आईपीएसपी की अगर बात करें तो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है। तो ऐसे एक न्यूरॉन ड्रॉ कर देना, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। अब वो जाके आगे नेगेटिविटी बढ़ा रहा है। अब नेगेटिविटी किस तरीके से बढ़ा सकता है, आइदर क्लोराइड का इनफ्लक्स करा देगा जो कि नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज देगा, पोटेशियम इफ्लक्स, दोनों ही तरीके से रिपोलराइजेशन हो जाएगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिपोलराइजेशन, मतलब ईपीएसपी जनरेट होगा। तो इसी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, है ना, मतलब ये और भी दूर जा रहा है थ्रेशोल्ड से, तो रिपोलराइजेशन हो गया, मतलब इनहिबिट कर दिया न्यूरॉन। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, तो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, समेशन, साइनेप्टिक इनहिबिशन, साइनेप्टिक फैसिलिटेशन, साइनेप्टिक फटीग, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, साइनेप्टिक ऑक्लूजन एंड सबलिमिनल फ्रिज। अब ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो कैसे करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। वन वे कंडक्शन मतलब इंपल्स जो है वो हमेशा सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाएगा, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ही जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक नहीं जा सकता, तो वन वे ही होता है। दूसरा है साइनेप्टिक डिले। अब साइनेप्टिक डिले मतलब वो टाइम जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस होगा, है ना, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, फिर वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर एक्ट करेगा रिसेप्टर पे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक डिले, जो कि 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड का होता है। साइनेप्टिक फटीग क्या होता है कि रिपीटेड जब स्टिमुलेट करते हैं न्यूरॉन को तो अल्टीमेटली वो एक तो एटीपी डिप्लीशन हो जाएगा और एक न्यूरोट्रांसमीटर कम पड़ जाएंगे, है ना, वेसिकल बनने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो उससे डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड फटीग, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है और एटीपी भी नहीं है ना, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक जो है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जिसे बोलते हैं फटीग। कॉज क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो गए या फिर नए बन नहीं पा रहे। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक पे कन्वर्ज करते हैं, बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पोस्ट साइनेप्टिक पे कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मे बी मोर देन 1000 न्यूरॉन्स जो है एक न्यूरॉन पे साइनेप्स कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में, ठीक है। कन्वर्जेंस इस तरीके से भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन कईयों पे कर रहा होता है और फिर वो कई न्यूरॉन साइनेप्स कर रहे होते हैं एक पे, अल्टीमेटली सेम चीज है। दूसरा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब एक न्यूरॉन जो है कई न्यूरॉन्स के ऊपर साइनेप्स करेगा, वो फिर फर्दर कई न्यूरॉन्स पे साइनेप्स करेंगे। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि बहुत सारे न्यूरॉन्स एक पे साइनेप्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडुला में एनटीएस है ना, उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कार्डियोवास्कुलर जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे एफरेंट्स जो है वो एनटीएस में जाते हैं, मतलब वही है इंटीग्रेटिंग सेंटर जो कि सारी इंफॉर्मेशन को रखता है ताकि फर्दर एक्शन लिया जा सके। और ऑन द अदर हैंड अगर डाइवर्जेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रही है, कॉर्टेक्स में भी जा रही है, सेरिबेलम में भी जा रही है ना, मसल्स में भी जा रही है। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन इसीलिए हमारी हर बॉडी पार्ट में जानी चाहिए ताकि मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो यह है डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स। अब समेशन जो है, समेशन मतलब टेम्पोरल समेशन भी होता है, स्पेशियल समेशन भी होता है। समेशन मतलब प्री साइनेप्टिक, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स हैं, जैसे न्यूरॉन्स हैं प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक और न्यूरॉन आ गया तो मान लो एक और न्यूरॉन आ गया या फिर कई न्यूरॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कम थ्रेशोल्ड के हैं और वो उन्होंने साथ में अप्लाई कर दिया साथ में, ठीक है, तो वो सबमिट होके कई बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। या फिर एक न्यूरॉन को एक बार स्टिमुलेट किया, फिर दूसरी बार स्टिमुलेट किया, फिर तीसरी बार स्टिमुलेट किया, फिर चौथी बार स्टिमुलेट किया, तो वो टाइम टू टाइम ऐड होके अल्टीमेटली वो स्टिमुलेट कर सकता है।
तो टेम्पोरल होता है 1 by 1, मतलब एक के बाद दूसरा, और जो स्पेशल होता है मतलब साथ में कई न्यूरॉन आ रहे हैं एक बार में ही स्टिमुलेट करने। लिखेंगे कैसे? 1 by 1 stimulation of one neuron, repeated stimulation कर रहे हैं which produce action potential in postsynaptic. स्पेशल में क्या लिखेंगे? simultaneous stimulus by various neurons and all submit to basically produce action potential. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइनेप्टिक फैसिलिटेशन, मतलब क्या है कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर साइनेप्स हो रहा है, लेकिन प्री साइनेप्टिकली कोई न्यूरॉन आया और उसने एक्साइट किया है यहाँ पे, जिससे एक्सोसाइटोसिस फेवर किया है, ठीक है, स्टिमुलेट कर दिया, और ज्यादा एक्सोसाइटोसिस हुआ और ज्यादा ईपीएसपी जनरेट हुआ या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक फैसिलिटेशन। यही न्यूरॉन इनहिबिशन भी कर सकता है अगर यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये देखो, जैसे ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पे बेसिकली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने क्या किया? सीरोटोनिन रिलीज कर दिया। अब ये सीरोटोनिन इसके ऊपर एक्ट करके रिसेप्टर्स पे या तो पोटेशियम का इफ्लक्स कम कर देगा, तो उससे डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डीपोलराइजेशन हो गई तो एक्सोसाइटोसिस और ज्यादा होगा, एक्सोसाइटोसिस ज्यादा हुआ तो ये यहाँ पे रेस्पॉन्स ज्यादा होगा। तो इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस को स्टिमुलेट कर देती है साइनेप्टिक फैसिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें बेसिकली चेंजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस इन साइनेप्टिक फंक्शन में ही चेंज हो जाते हैं, जो कि लर्निंग मेमोरी का बेस होता है, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या होते हैं? इसमें ऐसे नहीं है कि बस फायरिंग बढ़ा दी, इसमें चेंज होता है कि कनेक्शन बढ़ गए, रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया, मोर न्यूरॉन्स सिंथेसाइज, ठीक है, ज्यादा कनेक्शन बन गए, सेपरेटली नए नए न्यूरॉन बन गए। तो अगर नए न्यूरॉन बनते हैं ये सारे तो साइनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग होती है, और अगर कम होती है सारी चीजें तो साइनेप्टिक वीकनिंग होती है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हो सकते हैं। यहाँ पे हम मेमोरी लॉस होती है हमारी, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो और कुछ नहीं होता, साइनेप्टिक वीकनिंग होती है, और स्ट्रेंथनिंग होती है, नई नई चीजें लर्न करते हैं जो हम। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं जस्ट ब्रीफ करना चाहूंगी मैकेनिज्म्स। तो 3 मैकेनिज्म आपको बताने हैं, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन एंड पोटेंशिएशन। हैबिचुएशन मतलब कि रिस्पांस कम हो जाए, फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक लगी है और आपको डिस्टर्ब करना उसने बंद कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रेजुअली कम हो गए कुछ चैनल्स, जिसकी वजह से वो फील होना बंद हो गया। सेंसिटाइजेशन होता है एक्सिग्रेटेड रिस्पांस, बढ़ गया, वो इसलिए होता है कि अगर स्टिमुलस जो है वो नॉक्सियस हो, पेन से बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम पेनफुल स्टिमुलस के साथ कुछ और देंगे, और वो जो अदर स्टिमुलस है जो कि पेनफुल नहीं होता वो अगर दें, जिसे हम बिनाइन स्टिमुलस बोलते हैं, अगर उस बिनाइन स्टिमुलस को देते हैं तो सडनली रेस्पॉन्स ऐसा आता है जैसे पेनफुल ही दिया हो, ठीक है। प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन होता है। पोटेंशिएशन क्या होता है कि जैसे एलटीपी पढ़ते हैं हम, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ठीक है, वो क्या होता है कि कई डेज तक चलता है, ये जो चेंज हुआ है लर्निंग में वो कई डेज तक चलता है, हिप्पोकैम्पस में मेन रोल है इसका, ठीक है। अगर आपको एलटीपी सेपरेटली चाहिए तो मुझे बता देना। जस्ट ब्रीफ देख लेते हैं कि बेसिकली ये प्री साइनेप्टिक, अब ध्यान रहे एलटीपी जो है वो प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन नहीं होता। अब तक हमने जाना है कि प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर आके बेसिकली किसी ने स्टिमुलेशन किया, लेकिन एलटीपी क्या होता है? ये पोस्ट साइनेप्टिक फैसिलिटेशन होता है कि बेसिकली एक्सोसाइटोसिस नॉर्मली हुआ, उसके बाद एम्पा रिसेप्टर्स थे जिसकी वजह से कैटायनिक इन्फ्लक्स हुआ, उस जैसे ही कैटायन ज्यादा हुए, जैसे ही डीपोलराइजेशन यहाँ पे हुई, वो स्टिमुलेट करता है मैग्नीशियम एनएमडीए चैनल को, राइट। 2 टाइप के चैनल होते हैं ये, एम्पा और एनएमडीए। एनएमडीए में मैग्नीशियम ब्लॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ब्लॉक अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो मैग्नीशियम ब्लॉक भी रिमूव हो जाता है और ये चैनल ओपन हो जाता है, जिससे डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम ब्लॉक, ठीक है, डीपोलराइजेशन। अब उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी बढ़ी है उसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम कार्बोडोलिन से बाइंड करके, और हिप्पोकैम्पस के अंदर CA1 न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें प्रोटीन C बनता है, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोटीन काइनेज C। अब प्रोटीन काइनेज C है जो मेन रोल प्लेयर होता है, उससे होगा क्या? एम्पा और एनएमडीएम रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर, जीन एक्सप्रेशन से प्रोटीन बनेंगे, और डेंड्रिटिक स्पाइन ज्यादा हो जाएंगे, पाथवे बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ साइनेप्स बढ़ जाएंगे। ये होती है साइनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग बेसिकली, जो कि हमारी होती है एलटीपी, मेमोरी का बेस होती है ये, ओके। तो साइनेप्स की प्रॉपर्टीज में सबलिमिनल फ्रिंज भी होता है, मतलब सबलिमिनल मतलब सब थ्रेशोल्ड, फ्रिंज मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जैसे न्यूरॉन 1 है वो अकेला जब होता है
तो सिर्फ ए को फायर कर पाता है, एक्शन पोटेंशियल सिर्फ ए में जनरेट होता है। न्यूरॉन बी, ये न्यूरॉन 2 है जो सिर्फ डी में ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है। इन दोनों की ही पेरिफेरी में आते हैं बी सी, जिन्हें ये इनर्वेट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली जब इनर्वेट करते हैं तो कोई फायरिंग नहीं होती। लेकिन दोनों को साथ में अगर स्टिमुलेट किया जाए तो दोनों इनर्वेशन की वजह से ये सबमिट हो जाता है और दोनों में फायरिंग हो जाती है। वैसे ये सबलिमिनल रेंज में आ रहे थे, मतलब दूर थे, ये पेरिफेरी पे थे, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से जो है स्टिमुलस बढ़ गया, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसे बोलते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। एक है साइनेप्टिक ओक्लूजन। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है मींस व्हेन टू न्यूरॉन स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली इफेक्ट इज लेस देन स्टिमुलेटेड सेपरेटली। ठीक है, अगर न्यूरॉन, हम मान लो एक न्यूरॉन जो है, मान लो एक न्यूरॉन है ये बेसिकली मान लो इसकी जो ब्रांचेस है, मान लो 3 को स्टिमुलेट कर रहा है, 3 को, ठीक है, ये 3 स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, और एक और न्यूरॉन है वो भी वो ऐसे ही कर रहा है, ये 1 और ये 2, और यही न्यूरॉन इधर भी स्टिमुलेट कर रहा है, इनर्वेट कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो दोनों न्यूरॉन इसको स्टिमुलेट करेंगे तो कितनी फायरिंग होंगी, 3, 1 2 3, है ना, सेपरेटली। अगर सेपरेटली इसको स्टिमुलेट करेंगे तो कितनी फायरिंग होंगी, 1 2 3, ठीक है। तो दोनों को 3 है, तो टोटल दोनों की वैसे 3 + 3 होनी चाहिए थी, 6 न्यूरॉन्स। लेकिन अगर दोनों को स्टिमुलेट करेंगे तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गई 5। इसको बोलते हैं साइनेप्टिक ओक्लूजन। मतलब इन्होंने अलग अलग काम किया, तब काम ज्यादा था, तब रेस्पॉन्स ज्यादा था, इकट्ठा काम किया तो रेस्पॉन्स कम हो गया, जिसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक ओक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख के और ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, असेंडिंग ट्रैक्स, जो कि बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो असेंडिंग ट्रैक्स में ट्रैक्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन जो ट्रेवल कर रहे हैं अप या डाउन, राइट। कमीशोर्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स ट्रेवलिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो कनेक्टिंग एक्सॉन्स होते हैं। पाथवेज होते हैं जो एक इंफॉर्मेशन को लेके जाएं, ठीक है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो बीच में ग्रे मैटर होता है, बाहर व्हाइट मैटर होता है ना, जो कि अपोजिट होता है ब्रेन में उल्टा होता है, राइट। ब्रेन में सेंटर में व्हाइट मैटर होता है, बाहर ग्रे मैटर होता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे डीआरजी न्यूरॉन है जो कि सूडो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो लेके आते हैं, और ये एंटर करते हैं हमारे डोर्सल हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न में। डोर्सल हॉर्न में एंटर करते हैं और फिर वेंट्रल हॉर्न में जाएंगे, या फिर अल्टीमेटली सेल बॉडी कलेक्शन इज ग्रे मैटर, राइट, व्हाइट मैटर एक्सॉन जहां ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमें बस ये देखना है फिर कि असेंडिंग ट्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो डोर्सल ट्रैक है वो यहाँ पे आएगा, जो लेटरल ट्रैक है वो यहाँ पे आएगा। अल्टीमेटली सेल बॉडी यहाँ साइनेप्स करके और फिर न्यूरॉन जो है वो इस पार्ट में ट्रेवल कर रहे होंगे, डोर्सल, लेटरल या वेंट्रल जो भी है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमें हर असेंडिंग पाथवे में पढ़ना है। तो फटाफट से देख लेते हैं असेंडिंग ट्रैक्स कौन से होते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्स, हम ये असेंडिंग ट्रैक्स देखने जा रहे हैं, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। अब स्पाइनोथैलेमिक में लेटरल और एंटीरियर होता है, स्पाइनोसेरिबल डोर्सल और वेंट्रल होता है। कुछ और भी होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोओलिवरी, स्पाइनोवेस्टिबुलर एंड स्पाइनोरेटिकुलर, जो कि माइनर फंक्शन प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, जो कि असेंडिंग ट्रैक्स में आपसे सेपरेटली नहीं पूछा जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। चलो, अब ये जो पाथवे है ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेता है, पहले तो हमें वो लिखना है। फाइन टच, tactile localization, tactile discrimination, proprioception, stereognosis, vibration, right, okay। तो होता क्या है बेसिकली, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर्स लेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, और डीआरजी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में, ठीक है, ओके। अब ये इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में जाएगी, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि लोअर लिम्ब से फैसिकुलस ग्रेसिलिस के थ्रू जाएगी, अपर लिम्ब से फैसिकुलस क्यूनिएटस के थ्रू जाएगी। तो अपर लिम्ब से फैसिकुलस क्यूनिएटस और फैसिकुलस ग्रेसिलिस, ये वाला। तो पहले फैसिकुलस ग्रेसिलिस और ये मिडिली शिफ्ट हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे ये मिडिली शिफ्ट हो जाएगा और ये बाहर की तरफ पेरिफेरी में अरेंजमेंट आएगी। तो समझ रहे हो आप, यहाँ पे एंटर हुआ डोर्सल हॉर्न में, और फिर ये फाइबर क्योंकि एक्सॉन जाने आगे, ये फाइबर जो है ये
इस डोर्सल कॉलम से ट्रेवल हो रहे हैं ऊपर। ओके, तो डोर्सल कॉलम से आगे बढ़ते हैं। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, ये इस तरह के अरेंजमेंट है, डोर्सल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड से असेंड हो रहा है। अब आ गया मेडुला। मेडुला के अंदर ये सेम न्यूक्लियस में एंटर होते हैं, सेम नाम के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्यूनेटस में क्यूनेटस फाइबर चले जाएंगे और ग्रेसिलिस फाइबर चले जाएंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में। अब मेडुला है ये, राइट। अब इसमें क्या होगा, मेडुला में डीकसेशन हो जाएगी, ये फाइबर्स अपोजिट साइड ट्रेवल करेंगे। अब तक यहाँ पे चल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे अराइज होंगे और ऊपर असेंड करेंगे, इसे बोलते हैं मीडियल लैमिनस्कस। ठीक है, लैमिनस्कस कुछ नहीं होता, बस एक्सोन का बंडल जो है उसकी शेप को बोलते हैं लैमिनस्कस, ओवल शेप अगर है। ठीक है, फैसिकुलस गोल शेप को बोलते हैं, लैमिनस्कस इस शेप को बोलते हैं। तो अल्टीमेटली एज मीडियल लैमिनस्कस ट्रेवल करेंगे कहाँ तक, थैलेमस तक। इसी को दोबारा देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे फाइबर डीकसेट होंगे मेडुला में और मीडियल लैमिनस्कस के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, मिड ब्रेन से ट्रेवल करके जाएंगे थैलेमस तक। थैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है वेंट्रोपोस्टीरियर रीजन लेटरल न्यूक्लियस, ठीक है, VPL, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली वहीं जा रही होती है, उससे इंटरनल कैप्सूल में जाके और इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी हमारी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वहीं जानी है सारी इंफॉर्मेशन, राइट। जो कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला पार्ट होता है, यानी पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है। ठीक है, ओके। अब इसी को एक पेज पे देख लेते हैं, कैसे बताएंगे। देखो ये सारी सेंसेशन है, ग्रेसिलिस लोअर पार्ट, क्यूनेटस अपर पार्ट, ग्रेसिलिस बीच की तरफ चला गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस है सेम नाम से, और ये डिकसेशन हो गई मेडुला में, यहाँ से सेकेंड न्यूरॉन अराइज हुआ है, सेकेंड न्यूरॉन आगे जाके थैलेमस में और फिर से साइनेप्स करेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इंटरनल कैप्सूल से पोस्ट सेंट्रल गायरस यानी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ट्रेवल करेगा। बहुत ही आसान था, ये था हमारा डोर्सल कॉलम मीडियल लैमिनस्कस पाथवे, असेंडिंग पाथवे। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। अब स्पाइनोथैलेमिक दो टाइप का होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो पेन और टेम्परेचर ये मोडालिटीज को कैरी करता है, एंटीरियर क्रूड टच को। तो इस सिग्नल को रेड कलर से हम दिखाएंगे लेटरल वाले को, और एंटीरियर को ब्लैक से। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो है ये पाथवे दोनों सेम ऐसे ही ट्रेवल करेंगे, डोर्सल हॉर्न में एंटर करेंगे और यहीं पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाएंगे। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रेवल करेगा, वेंट्रल साइड में आ जाएगा कॉलम में, और लेटरल जो है वो लेटरल कॉलम में आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप। एक्सोन यही ट्रेवल करने हैं, तो लेटरल साइड में लेटरल कॉलम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ जाएगा जो कि पेन और टेम्परेचर को सेंस करता है, और वेंट्रल जो क्रूड टच वो एंटीरियरली आ जाएगा। ठीक है, और फिर बस ये ट्रेवल करेंगे। अब देखो ये सारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, हमें पता है यहाँ से, राइट। अब ये सेकेंड ऑर्डर ट्रेवल करेगा थ्रू आउट, है ना, कहीं भी कुछ नहीं होगा इसका। अब ये स्पाइनल लैमिनस्कस में ट्रेवल करेगा, स्पाइनल लैमिनस्कस। ठीक है, स्पाइनल लैमिनस्कस यहाँ पे इन्हीं फाइबर्स में वो भी ऐड हो जाएंगे हमारे मीडियल लैमिनस्कस वाले। ठीक है, ओके। तो ये सारे ट्रेवल करेंगे और फिर ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, और वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा हमारा टू सेम इंफॉर्मेशन जानी है तो सोमैटोसेंसरी जानी है पोस्ट सेंट्रल गायरस में, राइट। तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब देखा आपने, ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ही अपोजिट साइड आ गए हैं, और फिर बस सीधा ट्रेवल करके और हमारे थैलेमस में आके VPL में और इंटरनल कैप्सूल से फिर से हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। तो ये है सिंपल जो कि हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जो है वो बेसिकली क्या है, सेरिबेलम को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी, उन्हें मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है। तो हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट जो है मसल स्पिंडल से मसल्स की इंफॉर्मेशन, है ना, GTN से ओवर स्ट्रेचिंग ना होगी उसकी इंफॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली ये तीन इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को चाहिए होती है। ठीक है, और कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे आई इनपुट चाहिए, ऑडिटरी चाहिए, ये सब तो हमारा ब्रेन स्टेम में कोऑर्डिनेट होता है। बट स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक क्या डील करता है, इस इंफॉर्मेशन को वो ऊपर तक सेरिबेलम तक ले जा रहा होता है। बस हमें ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन सेरिबेलम तक कैसे जाएगी। अब ये डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछा जाएगा एग्जाम में, स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस ये देखना है कि सेरिबेलम तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो आपको एज सच डोर्सल वेंट्रल याद करने की जरूरत नहीं है, इसका सेपरेट फंक्शन नहीं होता, बस साइड सेपरेट होते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन जो है मसल, GTO और जॉइंट से एज DRG एंटर्स इनटू सेम डोर्सल हॉर्न,
अब ये साइनेप्स करेगा सीधा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के ऊपर, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सीधा हमारे सेरिबेलम जो ब्रेन स्टेम में इंफीरियर पिडंकल है, इंफीरियर पिडंकल से एंटर होके और वर्मिस में चली जाएगी, जहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में ट्रेवल करेगा और इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें वेंट्रल, तो सेम न्यूरॉन जो है वो ले जाके क्या करेगा, बेसिकली साइनेप्स करेगा सेकेंड ऑर्डर पे यहीं पे। ठीक है, सेम उसमें असेंड किया था सेम साइड, डोर्सल वाला जो है वो सेम साइड असेंड किया था, लेकिन इंफीरियर पिडंकल से एंटर करके एंटीरियर पोस्टीरियर लोब में गया था। वेंट्रल जो है वो साइनेप्स करके और हमारा वेंट्रल साइड आके और फिर असेंड करेगा, और ये सुपीरियर पिडंकल के थ्रू एंटर करेगा और वर्मिस में अगेन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन के एंटीरियर लोब जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे रही हूँ इसके ऊपर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एंटीरियर लेटरल पाथवे में, लेटरल पाथवे में पेन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब पेन क्या है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, पेन पाथवे बताओ, ठीक है, पेन मॉड्यूलेशन बताओ, स्पाइनल गेट थ्योरी बताओ, या फिर रेफर्ड पेन बताओ। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन जो है अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। फास्ट और स्लो पेन होते हैं, जो कि ए डेल्टा फास्ट पेन को कैरी करता है और सी फाइबर स्लो पेन को कैरी करते हैं। रिसेप्टर हमें पता है कि फ्री नर्व एंडिंग करती है। पेन पाथवे जो है वो न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे फास्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे स्लो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्लो पेन जो है वो हमने टच नहीं किया, हमें सिर्फ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक की नॉलेज है टिल नाउ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बस पेन पाथवे क्या स्पेसिफिक है। ठीक है, अब देखो इनमें एंट्री पॉइंट डिफरेंट होते हैं बस। नियो स्पाइनोथैलेमिक जो पाथवे है वो एंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड पे सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा लेवल जो है लैमिना 2 एंड 3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। ऑन द अदर हैंड स्लो पेन अनमाइलिनेटेड सी फाइबर जो है वो हमारे लैमिना 1 में एंटर होते हैं डोर्सल हॉर्न के लैमिना मार्जिनैलिस। बस ये डिफरेंस है, दोनों सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। फाइबर्स का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफरेंट होता है, ए डेल्टा का ग्लूटामेट और सी का सब्सटेंस पी। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हैं बेसिकली। तो ए डेल्टा फाइबर्स फास्ट पेन चल रहा है और सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड जो है वो स्लो पेन। तो अब ये दोनों जो असेंड करते हैं, ठीक है, इनमें बस डिफरेंस ये है कि 99% फाइबर्स ऑफ नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फास्ट पेन के लिए वो चले जाते हैं सीधा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो नियोस्पाइनोथैलेमिक फास्ट पेन के लिए जो फाइबर्स हैं वो चले जाते हैं सीधा ऊपर परसीव होने। लेकिन पैलियोस्पाइनोथैलेमिक जो कि ओल्डर वर्जन है वो क्या है बेसिकली, उसके 10% फाइबर्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं। अब देखो अल्टीमेटली हम बोलते हैं ना कि पेन जो है वो क्या करता है, पेन हमें अलर्ट कराता है, पेन हमें इमोशनल कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो वो उसके लिए सिग्नल तो जाना चाहिए ना। तो मिड ब्रेन में सिग्नल जाता है, ठीक है, रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन, पेरी एक्विडेक्टल ग्रे और हाइपोथैलेमस फॉर इमोशंस। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है वाया पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और उसके बाद अल्टीमेटली ये जा रही होती है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। फास्ट पेन एंड स्लो पेन, इसमें डिफरेंस क्या होता है पूछा जाता है कभी कभी। ए डेल्टा फाइबर फास्ट पेन को कैरी करेंगे, अनमाइलिनेटेड सी स्लो पेन को। लैमिना 1 से फास्ट पेन जाएगा, लैमिना 2, 3 से स्लो पेन। फास्ट ऑनसेट होता है फास्ट पेन का, इसमें स्लो ऑनसेट होता है। ये पेन शार्प होता है फास्ट, ये डल होता है। ये पेन जो है लोकलाइज किया जा सकता है, कैन बी लोकलाइज्ड, बट दिस इज पुअरली लोकलाइज्ड। ये स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा फास्ट पेन, और स्लो पेन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। फास्ट पेन में कोई इमोशनल कंपोनेंट नहीं होता, बट स्लो पेन की अगर बात करें तो इमोशनल कंपोनेंट भी होता है, रेस्पॉन्स होता है जुड़ा, राइट, और पर्सन को अवेक भी करता है क्योंकि रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन में सिग्नल जा रहा है ना। तो ये हो गए फास्ट और स्लो पेन में डिफरेंसेस। अब पेन मॉड्यूलेशन बहुत बार पूछा जाता है। पहले तो आपको स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी। मतलब अगर आप ए डेल्टा सी फाइबर्स को इनहिबिट कर सकते हो बाय स्टिमुलेटिंग ए बीटा फाइबर्स, मतलब पेन है किसी जगह पे, अगर किसी और एरिया में आप टच प्रेशर या मसाज करो तो बीटा फाइबर स्टिमुलेट हो जाएंगे,
बीटा फाइबर असेंड होने से पहले वो एक कुछ इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू इनहिबिट करते हैं यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो पेन का ट्रांसमिशन ही रोक देंगे ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन करके, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पाइनल गेट थ्योरी। मतलब हमने कोई और स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से पेन जो है वो रिड्यूस हो गया, जैसे रबिंग एन एरिया कॉज डिक्रीज इन पेन इन अदर एरिया, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मसाज करते हैं किसी चीज से, एक्यूपंक्चर भी इसी के ऊपर बेस होता है, ऑइंटमेंट लगाते हैं, या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है पेन मॉड्यूलेशन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं एंडोजीनियस पेन सप्रेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है, बेसिकली पेरी एक्विडक्टल ग्रे से न्यूरॉन्स जो है वो साइनेप्स करते हैं न्यूक्लियस रैफे, ठीक है, रैफे न्यूक्लियस के ऊपर। अब यहाँ एनकेफ्लिन रिलीज करते हैं। ये न्यूक्लियस रैफे से जो न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड पे सीधा साइनेप्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और रिलीज कर रहे होते हैं सेरोटोनिन। ओके, अगर इस एरिया को हम फिर से जूम करके देखें तो क्या हो रहा होता है, ये रैफे से आए और यहाँ पे इन्होंने सेरोटोनिन रिलीज किया। अब सेरोटोनिन जो है एक न्यूरॉन विच इज इंटर न्यूरॉन, ये एनकेफ्लिन रिलीज करता है, ठीक है, ऑन द पेन ट्रांसमिशन साइनेप्स, ठीक है। यहाँ पे ये पेन ट्रांसमिशन साइनेप्स हो रहा है इंटरन्यूरॉन एनकेफ्लिन। एनकेफ्लिन क्या करेगा, प्री साइनेप्टिकली और पोस्ट साइनेप्टिकली इनहिबिट कर देगा पेन ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, पेरी एक्विडक्टल से न्यूरॉन साइनेप्स किया है उन्होंने रैफे में और एनकेफ्लिन रिलीज किया है। रैफे से डिसेंडिंग फाइबर्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन रिलीज करते हैं टू स्टिमुलेट दिस इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन्स एनकेफ्लिन रिलीज करने वाला है यहाँ पे जो कि इनहिबिटरी है, इनहिबिट करके प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक ये ए डेल्टा और सी फाइबर्स का ट्रांसमिशन स्टॉप कर देगा, जिसे हम बोलते हैं पेन मॉड्यूलेशन और पेन सप्रेशन। तो ये हो गया एंडोजिनस पेन सप्रेशन। नेक्स्ट इज रेफर्ड पेन। अब ये रेफर्ड पेन कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, बेसिकली सेंसेशन ऑफ पेन एक्सपीरियंस्ड एट द साइट अदर देन इंजर्ड साइट, ठीक है। जैसे पेन किसी विसरा में है तो वो सोमैटिक साइट्स पे फील हो रहा है, कहीं सुपरफिशियल फील हो रहा है, अवे फ्रॉम दैट साइट। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेफर्ड पेन पूछ लिया जाए तो मैम क्या लिखें। तो एक तो आप ये बात लिखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे हार्ट अटैक का पेन होता है वो लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट आर्म पे होता है, गोल ब्लैडर स्टोन का पेन होता है टिप ऑफ राइट शोल्डर, ठीक है, यूरेटर स्टोन होता है इनर थाई, टेस्टिकल स्टोन टेस्टिकल का पेन होता है इनर थाई, और डिस्क का पेन होता है हिप एरिया में, ठीक है। तो पहले लोकेशन बताएंगे, फिर कुछ थ्योरीज ऑफ रेफर्ड पेन बता सकते हैं, इसलिए मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है डर्मेटोम थ्योरी। वो क्या होता है बेसिकली कि विसरा और सोमैटिक टिश्यू ये डेवलप जिस डर्मेटोम से हुए हैं, सेम अगर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन था उनका तो रिस्पेक्टिव डर्मेटोम में जो है वो पेन फील हो सकता है, जैसे हार्ट और लेफ्ट शोल्डर सेम डेवलपमेंटल ओरिजिन है, सप्लाइड बाय सेम न्यूरोनल ब्रांच, तो इसीलिए सेम डर्मेटोम का जो एरिया है उसमें उस डर्मेटोम में फील हो जाएगा। कन्वर्जेंस थ्योरी होती है एक, जिसमें बोलते हैं कि मे बी दो टाइप के फाइबर्स हैं वो एक ही जगह कन्वर्ज हो रहे हो जिसकी वजह से पेन सेम फील हो रहा, मतलब बोथ फाइबर्स दे कन्वर्ज ऑन सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आगे जाके जो पेन फाइबर्स को लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली ब्रेन परसीव करेगी सुपरफिशियल साइट को। एक है कोलैटरल फ्रॉम विसरल एफरेंट्स, दे आर बेसिकली स्टिमुलेटिंग प्री साइनेप्टिक फाइबर्स और सोमैटिक, मतलब वहां से कोलैटरल आ रहा है विसरल से और सोमैटिक वाले फाइबर्स के ऊपर साइनेप्स कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वहां पे स्टिमुलेट हो जाए पेन, ठीक है। एक है एक्सपीरियंस थ्योरी, जिसमें एनी पेन रिमाइंड्स अदर प्रीवियस पेन एंड परसीव्ड एज सेम पेन। जैसे किसी का एलएससीएस सिजेरियन सेक्शन हुआ है फीमेल का, तो उसे हर पेन बैक पेन ही फील होगा, है ना। तो बैक पेन किसी भी टाइप का हो उसे वो सिजेरियन पेन ही फील होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा सेंसरी सिस्टम रिवाइज कर लिया जो कि 50% सिलेबस था नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब हम आगे मोटर सिस्टम करेंगे, कुछ हायर फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लंबी वीडियो नहीं चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मोटर सिस्टम की सेपरेट वीडियो हो जाएगी और हायर सिस्टम की अलग से। मोटर सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटर ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, रिफ्लेक्सेस, मसल स्पिंडल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट और बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ब्रीफली देखेंगे। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस भी पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। वेस्टिबुलर एपरेटस भी बता सकते हैं उसमें।
तो ये है मोटर सिस्टम जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो ये मेहनत कर रही हूँ मैं आपकी रिवीजन के लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कमेंट्स में बताइए मुझे कैसी लग रही है, ठीक है, और कौन कौन सी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी है। तो आई होप आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।